हम्म। तो मैंने ये बोला कि जो गांधीयन फिलोसफी होता है हमारा, वो क्या है कि हमारे सभी सिलेबस के हर पेपर के अंदर काम आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आज जो हमारा सेशन रहेगा वो तो हमारी स्टडी के पर्पज से रहेगा, ठीक, लेकिन उसके अलावा भी थोड़ा मतलब समझेंगे, ठीक है। तो मेरी सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं गांधी जी का वर्ल्ड वाइड या फिर क्या इंडिया में सिर्फ इम्पोर्टेंस है सबसे पहले, बिकॉज हर कंट्री के लिए उसका फादर ऑफ द नेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो हो सकता है कि हाँ हमारी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट हो, लेकिन किसी भी इंसान के बारे में समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ता है कि उसका कद कितना है, ठीक है। तो वो जानने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा, सिर्फ अपने घर तक मत देखो, ये मत, अगर मान लो कि आप रियल में जज करना चाहते हो कि आपकी सोसाइटी के अंदर जो इंसान रह रहा है उसका क्या रिस्पेक्ट है, क्या वो अच्छा है कि नहीं है, ठीक, कैसा है वो इंसान, तो क्या है कि आपको दूसरे सोसाइटी में भी जाके देखना पड़ता है कि बाहर के लोग उसको कैसे देखते हैं, ठीक है। तभी आप एक टाइप से जज कर पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि एक ऐसा बंदा जो कि एक कंट्री में कभी नहीं गया हो, ठीक है, लेकिन इंडिया के बाहर सबसे ज्यादा जो स्टैचू महात्मा गांधी का मिलता हो, तो वर्ल्ड का ऐसा कोई कंट्री नहीं है जहां पर इनका स्टैचू ना मिलता हो, ठीक है। सबसे जैसे कि देख लेते कुछ कुछ कंट्री का फेमस, लाइक ऑस्ट्रेलिया में ये, इवन इंडिया में जितना अच्छा से नहीं रखा जाता है उतना बाहर कंट्री में उतना प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, ठीक है। वहाँ के यूनिवर्सिटीज के अंदर होता है। इसके नहीं शो कर रहा है, एक सेकेंड। अब आ रहा है। हम्म। हाँ। तो मेनली क्या कि इंडिया में ऐसा नहीं रखा जाता है उतना अच्छा से प्रोटेक्ट करके, बाहर की यूनिवर्सिटीज के अंदर मतलब वहाँ के गवर्नमेंट वहाँ रखता है, ठीक है। एग्जाम्पल ये एक ऑस्ट्रेलिया स्टैचू, ठीक है। फिर ये हमारा रहा तजाकिस्तान, फिर स्पेन, चाइना, यूएसए, साउथ अफ्रीका, मॉरिशियस, सूरीनाम है, नाम भी नहीं सुना होगा, यूनाइटेड किंगडम, तो बहुत सारा है, खैर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया। तो एक जो मैंने वीडियो भेजा था आपको, उसमें क्या था, जब 50 हमारा महात्मा गांधी का 150वां जन्मदिन था, तो उसमें क्या था, इंटरनेशनल मतलब सिंगर ने, इवन उसमें से कुछ कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, उन्होंने मिलकर एक सॉन्ग कंपोज किया था जो उनका महात्मा गांधी माय फेवरेट सॉन्ग था, साउथ कोरिया, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे वर्ल्ड वाइड लगभग मोर देन 100 कंट्री में अप्रॉक्स ऑन एन एवरेज हर कंट्री के अंदर आपको, ठीक है, पोलैंड, ठीक। तो क्या होता है देखो, एक इंसान, देखो ये चीज पढ़ना, द यूनाइटेड स्टेट्स कंट्री महात्मा गांधी नेवर विजिटेड हैज द यूनिक हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टैचू इन द फॉरेन लैंड। जो सबसे ज्यादा स्टैचू कहीं मिलता है महात्मा गांधी का, वो कहाँ मिलता है, यूएसए के अंदर। अब मजे की बात है, वो जिंदगी में कोई यूएसए गए। तो एक ये कुछ कुछ यूनिक अचीवमेंट्स है। तो वाई दिस पर्सन इंपॉर्टेंट, और दूसरी चीज क्या है, कुछ कुछ वर्ल्ड जो इंटर मतलब जो बहुत फेमस वर्ल्ड वाइड लीडर्स हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं महात्मा गांधी इंस्पायर लिया था, एग्जाम्पल बराक ओबामा, तो उनसे ये एक बार ये पूछा गया था सिंपली कि अगर आपको डिनर करने का मौका मिले तो आप किसको प्रेफर करोगे, ठीक है, तो उन्होंने कहा था महात्मा गांधी, ठीक। उसके बाद फिर एंसेसम, जिन्होंने नॉन वायलेंस के बेसिस पे पूरा मतलब आपका नॉन वायलेंस का और महात्मा गांधी का प्रिंसिपल यूज करके म्यांमार के अंदर पूरा मिलिट्री से लड़ते हुए उन्होंने डेमोक्रेसी स्टेब्लिश किया था, ठीक है, एक टाइम में। मतलब ये भी तक हाउस अरेस्ट ही रही थी। नेल्सन मंडेला तो सबको पता है, ठीक है। फिर दलाई लामा हो गए, ठीक। उसके बाद ये मार्टिन किंग लूथर मतलब लूथर किंग जूनियर, ठीक। मेनली क्या था, यूएसए के अंदर इन्होंने सिविल राइट मूवमेंट चलाया था। मतलब क्या हो रहा था वहाँ ना, कि ब्लैक जो यूएसए के सिटीजन के साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ठीक है। तो उनके राइट्स को लेकर उन्होंने मूवमेंट चलाया था, पूरा पीसफुल मैनर में उन्होंने मूवमेंट चलाया था, मतलब पूरा गांधीयन मेथड का यूज करके, ठीक है। उनका खुद का बात भी कहा गया था। तो उनका ये कहना था मतलब जीसस क्राइस्ट ने हम लोग बोल दिया, महात्मा गांधी ने टैक्टिक्स मतलब रास्ता दिखाया, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का तो ये कहना था कि मतलब आने वाले जनरेशन को एग्जाम्पल ये बिलीव भी नहीं हुआ कि ऐसा कोई इंसान भी था अर्थ के ऊपर। आई बिलीव महात्मा गांधी इनलाइटमेंट और था। फिर जो भी और भी लोग थे बहुत सारे, ठीक है। स्टीव जॉब्स हो गया, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये हो गए, मतलब वर्ल्ड वाइड फेमस इंसान है, टाइम टाइम सबने इंस्पायर लिया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अ, हमारे होची मिन जिन्होंने कहीं ना कहीं चाइनीज रिवॉल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर सिर्फ इंडिया की है इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो मतलब है कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड रिस्पेक्ट है, जो भी चीज लिया जाए। तो अब क्या चीज है जो वर्ल्ड के इतने बड़े बड़े लीडर्स ने इनको इनकरेज किया पब्लिक लाइफ, क्योंकि देखो सिंपल सा बात है ना, हमारे कंट्री के पॉलिटिकल लीडर अगर इनको आगे मतलब नाम यूज कर रहे हैं, इनका बोल रहे, अच्छी अच्छी बातें बोल रहे, तो सिंपल सा बात है उनको बिकॉज ऑफ सब पॉलिटिकल रीजन, ठीक है। बट जो फॉरेन कंट्री के जो लोग, एग्जाम्पल बराक ओबामा हो गया, ठीक एग्जाम्पल, या फिर मान लो कि चाइना के अंदर कोई है, ठीक एग्जाम्पल, तो उनको क्या मतलब पॉलिटिकल बेनिफिट मिलने वाला है इससे, ठीक है।
तो सिंपल सा बात है, कुछ है तो हम लोग देखते हैं ऐसा क्या आइडियोलॉजी है जिन्होंने कि वर्ल्ड वाइड लोगों को अट्रैक्ट किया है इसके तरफ। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मेनली क्या है, देखो सिंपल सा फिलोसफी क्या है, अपने आप में एक ओशियन है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, हम लोग क्या देखेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे जो कि मेरा एग्जाम पर्पस में यूज आ सके, ठीक है। तो जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि भैया महात्मा गांधी का मतलब सिर्फ है कि नॉन वायलेंस के, मतलब किसी ने एक गाल पे थप्पड़ मार तो दूसरा लड़ाई कर दो, तो नहीं, गांधी फिलोसफी सिर्फ वो नहीं है, ठीक है। बहुत, तो ये जो हम लोग देखेंगे तो मेनली क्या होगा कि बहुत सारा नया नया चीज जानने को मिलेगा। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फिर। तो क्लॉथिंग को लेके इंडिया, महात्मा गांधी का क्या था, ठीक ना। महात्मा गांधी ड्रीम ऑन क्लोथिंग, मतलब हमारा ड्रेसिंग स्टाइल, इंडियंस का ड्रेसिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए, व्यू था हमारा, ठीक है। किसका बज रहा है भाई, बंद कर लो, हाँ। तो महात्मा गांधी वांटेड खादी टू बी द नेशनल क्लॉथ, तो महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग क्या था, खादी एक नेशनल क्लॉथ हमारा होना चाहिए। बिकॉज क्यों होना चाहिए, उसका भी एक इकोनॉमिकल रीजन था, ठीक है। इकोनॉमिकल रीजन ये था, देखो इंडिया के अंदर मेनली क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा था कि हमारे कंट्री के अंदर जो था उसको कहीं ना कहीं चैलेंज फेस करना पड़ रहा था, कहा मशीन मेड गुड्स से, जो कि हमारा बाहर से आ रहा था, आ रहा था, ठीक है। तो मेनली हो क्या रहा था कि इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि ऑलरेडी हमने हिस्ट्री क्लास में अच्छे से देखा है, ठीक है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस मतलब क्या, कि जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, वो इंडिया से क्या ले जा रहे थे, रॉ मटेरियल ले जा रहे थे, ठीक है। और अपना जो मशीन मेड गुड्स है, फिनिश गुड्स, वो इंडिया में आके बेच रहे थे, ठीक है, मैन्युफैक्चर गुड्स, ठीक। अब इसके कारण हो ये रहा था कि नेचुरल सा बात है कि एक इंसान जो बैठे कुछ बना रहा है, ठीक, उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो ज्यादा लगेगा, क्योंकि वो ज्यादा टाइम दे रहा है, ज्यादा लेबर दे रहा है। लेकिन जो मशीन मेड गुड्स है वो क्या कर रहा है कि कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिविटी कर रहा है, इसलिए क्या है कि मशीन मेड गुड्स हमसे सस्ता पड़ेगा एज कम्पेयर टू हैंडमेड गुड्स का। क्लियर। इसे कारण हो क्या रहा था कि इंडिया के अंदर जो मशीन मेड गुड्स आ रहा था, लोग उसको ज्यादा प्रीफर कर रहे थे, और इंडियंस कहीं ना कहीं, जो इंडियंस जो लोग बना रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर, कहीं ना कहीं उनका सामान नहीं बिक रहा था। और कहीं ना कहीं फिर बाद में क्या हुआ कि उनको अपना इंडस्ट्री वगैरह बंद करके मार्केट करके गांव के अंदर जाना पड़ा, ठीक है। एग्जाम्पल तो मतलब क्या, इसी कारण क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है कि इंडस्ट्रीज का बढ़ना। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्या कि जो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज है उसका बंद होना, ठीक है। तो ये रीजन कारण हमारा क्या रहा था कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, ठीक। अब क्या है कि सिंपल सा बात है कि लोग प्रेफर कर रहे हैं ये फॉरेन क्लॉथ्स। तो महात्मा गांधी का इस टाइम ऐसे कहना कि भैया आप खादी यूज करो, इसका मतलब क्या था, खादी आया कहाँ से, इंडियंस लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मतलब क्या, कहीं ना कहीं नेशनलिज्म के नाम पे इन्होंने एक तरफ से इकोनॉमिकल पॉलिसी था क्या, कि अगर लोग खादी यूज करते तो क्या होगा कि इंडियंस जो लोग गुड्स बना रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर, हैंडीक्राफ्ट जो बना रहे हैं, उन लोगों का डिमांड बढ़ेगा, ठीक। उन लोगों का इनकम बढ़ेगा, तो इंडिया के अंदर जो पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट, उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने कहीं ना कहीं लोगों को जो खादी इंकरेज का, मतलब यूज करने का जो मतलब टाइप से इंकरेज किया था लोगों को, उसका मेन मोटिव क्या था, सोशल तो था कि भैया हम सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, लेकिन एक इकोनॉमिकल रीजन भी था क्या, कि अगर आप खादी यूज कर रहे हो तो अल्टीमेटली क्या है कि आप अपने कंट्री के अंदर जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका डिमांड आप कर रहे हो, ठीक है। इसी कारण क्या है कि आपके कंट्री के अंदर जो पॉवर्टी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो कम होगा, क्योंकि कंट्री के लोग खादी क्लॉथ बनाएंगे, ठीक है। और प्लस आपका पॉवर्टी भी कम होगा, ठीक है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। क्लियर ये चीज, तो समझ गए खादी का यूज मतलब जो था, वो टीम ये नहीं था सिर्फ खादी पहना, वो इकोनॉमिकल रीजन भी था, क्लियर। He believed that if khadi was used by every Indian, it would go a long way in bridging the gulf between rich and poor. ठीक है। अब मेनली सब लोग खादी पहन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंट्री के अंदर ड्रेसिंग के मामले में इक्वलिटी आएगा, कि रिच भी खादी पहन रहा है, पुअर भी खादी पहन रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर इक्वलिटी आएगा सोसाइटी के अंदर भी। हाउएवर लेकिन प्रॉब्लम ये था ना कि उसके आइडिया से, देखो थ्योरीज बहुत अच्छा है कि देखो बात है कि इवन उस टाइम में भी क्या था, इवन आज के टाइम में भी क्या है कि सब लोग आके इस थ्योरीज का, गार्डियन थ्योरीज को कोई भी सब लोग आके इंकरेज करेंगे, सब लोग आके बोलेंगे हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन जब बात आता है इम्प्लीमेंटेशन का तो प्रॉब्लम वहां स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कहना इजी होता है, वो करना बहुत हार्ड होता है। हाउएवर हिज आइडिया ऑफ सिंपल क्लॉथ्स डिड नॉट मेक मच सेंस टू द मोस्ट हु कुड अफोर्ड बेटर। तो सिंपल सा बात है, खादी क्लॉथ जब जो लोग अच्छा मतलब कपड़ा अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, तो लोग खादी क्यों पहने। पहला चीज तो क्या, खादी कहीं ना कहीं थोड़ा कोरस होता है, ठीक, और प्लस थोड़ा जल्दी फट भी जाता है एज कम्पेयर टू मैन्युफैक्चर गुड्स, या फिर जो जिसको बोलते हैं क्या कि नायलॉन वगैरह क्या होता है भैया, वो मेरा आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल क्लॉथ, मतलब कपड़ा जो भी है, तो मतलब उसे क्या होता है कि बहुत कमजोर होता है थोड़ा सा, इसलिए क्या होता है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, दूसरा बात क्या होता है बहुत कोरस होता है, बहुत सिंपल होता है,
बात है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास रिच क्लास है, तो वो इनको इसको इतना अट्रैक्ट क्यों होंगे, ठीक है। However, his idea of simple clothes did not make much sense to the most people who could afford better. His idea of khadi, an Indian dress, did not appeal to the Dalits and the Christian converts who found Western dress style as given them a sense of liberation from the old age prejudices. अब देखो, अब सिंपल सा बात है क्या कि जो सोसाइटी के अंदर क्या था, चार वर्ण सिस्टम था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या था कि चार वर्ण सिस्टम के अंदर जो लोअर मतलब ग्रुप में था, दलित वगैरह, ठीक है, या सो कॉल्ड दलित अनटचेबल्स। अब क्या है कि उन्होंने जब वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर क्या था कि उनको कहीं ना कहीं इक्वलिटी मिल रहा था क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के बाद, तो सिंपल सा बात है कि वो लोग खादी पहन के क्यों, मतलब एक तरह से वो सिंबल ऑफ क्या था, सिंपल सा बात है कि ओल्ड एज ट्रेडिशन का उन्होंने समझा, ठीक है। तो मॉडर्न क्लॉथ्स था उनको एक तरह सेंस ऑफ इक्वलिटी दे रहा था, ठीक है। कि मॉडर्न कपड़ा क्या दे रहा था उनको, एक सेंस ऑफ इक्वलिटी दे रहा था, लिबर्टी दे रहा था, फ्रीडम दे रहा था, इसलिए उन्होंने भी खादी का कॉल को उतना इंकरेज किया या उतना एक्सेप्ट नहीं किया। क्लियर ये चीज। खादी वॉज कॉस्टली एंड इवन डिफिकल्ट टू मेंटेन। अब क्योंकि खादी, क्योंकि आपका चरखा से बनाया जा रहा है या फिर हैंड हैंड प्रोडक्ट गुड्स है, ठीक है, इसलिए क्या है कि नेचुरल से बात है महंगा ही पड़ेगा, और प्लस क्या है कि मतलब इसको थोड़ा संभाल के रखना पड़ता है, बिकॉज बहुत जल्दी वियर एंड टियर हो जाता है इसका, ठीक है। तो खादी कॉस्टली भी था और मेंटेन करने में डिफिकल्ट था, ठीक। तो दिस वाज आल्सो वन रीजन आइडिया डिड नॉट पिक अप। ये भी एक रीजन था क्यों ये आइडिया उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ठीक। मुस्लिम डिड नॉट टू एक्सेप्ट खादी, उन्होंने बताया खादी एक्सेप्ट नहीं किया। एलिट वुमेन who elite women too did not find homemade clothes very attractive। जो मतलब रिच वुमेन थी उनको भी क्या हुआ कि ये जो खादी का कॉन्सेप्ट था उनको उतना ही पसंद नहीं आया, ठीक है। लेकिन क्या है कि बहुत सारे कांग्रेस लीडर ने नेशनलिज्म के नाम पे उन्होंने खादी को स्विच ओवर किया था। जैसे हमने क्या देखा था उस सीन के अंदर कि जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है, आफ्टर चंपारण नाता से इंस्पायर होके। तो कांग्रेस लीडर हु वे रिलेटिवली वेल ऑफ स्विच ओवर टू खादी, ठीक है। तो कांग्रेस लीडर जो जो मतलब अमीर भी थे, रिच भी थे, अफोर्ड भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि बिकॉज ऑफ नेशनलिज्म या फिर जो भी बोल लिया जाए, होता है प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच, ठीक ना, पहले आप खुद पहनो तब दूसरों को बताओ। तो इसलिए भी क्या था, उन्होंने खुद यूज किया, लेकिन बाकी उतना सोसाइटी के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ठीक है। क्लियर, ये क्लॉथिंग का सिस्टम क्लियर है ना। मतलब ये जो था एक सोशल तो था ही, साथ में क्या था, इकोनॉमिकल रीजन भी था, इसका इकोनॉमिकल बेनिफिट होता है इंडिया को, ठीक है। क्लियर बात है, ये रियल मामले में आत्मनिर्भर बनने का चीज था। क्लियर है। आगे अब देखते क्या कि महात्मा गांधी का व्यूज क्या था वेस्टर्न सिविलाइजेशन के ऊपर, ठीक है। अब मजे की बात है, महात्मा गांधी ने अपना पूरा लाइफ जो कहीं ना कहीं वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर ही काटा, ठीक ना। स्टडी यूरोप में हुआ, ठीक है। उसके बाद काम उन्होंने अफ्रीका के अंदर किया, ठीक। तो इंडिया में तो आफ्टर 46 ईयर्स का एज के बाद वो आए थे, बूढ़े होके। तो माइक ऑफ कर लो अपना। तो महात्मा गांधी व्यूज ऑन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इवोल्यूशन ऑफ गांधीज फिलोसफी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी वाज आल्सो द रिजल्ट ऑफ हिज डिससैटिस्फैक्शन विद द वेस्टर्न स्टाइल ऑफ लाइफ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो उनका इकोनॉमिकल और सोशल फिलोसफी था, कहीं ना कहीं उसके पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर भी बेस्ड था, ठीक। आफ्टर हिज इनिशियल इंटरेस्ट इन वेस्टर्न मैनर इन इंग्लैंड, तो जब वो इंग्लैंड में स्टडी कर रहे थे तो वेस्टर्न मैनर से बहुत इंस्पायर्ड हुए थे, वेस्टर्न सिविलाइजेशन से बहुत इंस्पायर्ड हुए थे। ही गेव अप वेस्टर्न बाय वे ऑफ लाइफ एंड लर्न द फंडामेंटल ऑफ मेजर रिलीजन, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है, लाइफ के बाद में क्या होता है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को त्याग देते हैं और लगभग जो सभी रिलीजन के अंदर जो फंडामेंटल चीज होता है उसको स्टडी करते हैं, उसको लर्न करते हैं। ही स्टार्टेड द जर्नी ऑफ स्पिरिचुअल डिस्कवरी एंड सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक। He began to search deep into Indian culture and tradition and found great value in it। तो बाद में इंडियन कल्चर और से बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं वो, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि इन सब चीजें का क्या होता है कि और मतलब उन्होंने क्योंकि सभी रिलीजन का फंडामेंटल को स्टडी किया था, ठीक है। उसके बाद स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका ध्यान था, इसलिए क्या आता है बाद में ये चीज उनके इकोनॉमिकल और सोशल पॉलिसीज में भी दिखता है, जो कि उन्होंने लाइफ टाइम में मतलब लोगों को फैलाया था लोगों के बीच में। टू गांधी द डिफरेंस बिटवीन द टू सिविलाइजेशन वाज दैट वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज डिस्ट्रक्टिव, ईस्टर्न सिविलाइजेशन इज कंस्ट्रक्टिव। तो उनका ये मानना था कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन हमारा क्या है, वो डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है, क्योंकि वहां पर मॉरल वैल्यूज नहीं है, ठीक है, और इथिकल वैल्यूज नहीं है। लेकिन इंडियन इंडियन सिविलाइजेशन जो क्या है वो कंस्ट्रक्टिव है, क्योंकि मॉरलिटी है, इथिकल वैल्यूज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। गांधीज वाज नॉट डॉगमेटिक एंड, लेकिन ऐसा नहीं कि ये हार्डकोर रूल था उनके लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हार्डकोर रूल था कि पूरा अगेंस्ट एंटी मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ऐसा भी नहीं था। उन्होंने ये बोला था कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या डिस्ट्रक्टिव है, इंडियन कंस्ट्रक्टिव है। लेकिन ना तो 100% चीज बुरा है वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, और ना ही 100% चीज अच्छा है ईस्टर्न सिविलाइजेशन में, ठीक है। इसीलिए हम लोग को दोनों का मिंगल करना पड़ेगा। अच्छी चीजें वेस्टर्न सिविलाइजेशन से जो अच्छी चीजें उसको हमारी सोसाइटी में लाना पड़ेगा, और हमारी सोसाइटी के अंदर जो बुरी चीजें उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्लियर है। बट गांधी वॉज नॉट डॉगमेटिक एंड सॉ बेनिफिट्स इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ही थॉट a healthy intermingling of the two culture would be best। दोनों कल्चर का मिक्सअप होना चाहिए कि वहां से हम अच्छे ले आए और अपने वाले से बुरे को निकाल दें। क्लियर है। गांधीज व्यूज नंबर ऑफ
डॉगमेटिक का मतलब ये होता है कि ऑर्थोडॉक्स हो गया, या फिर जिसका एक होता है ना कि एक सिंगल लाइन पत्थर की लकीर टाइप, ठीक है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि गांधी जी का व्यू क्या था कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है, और ईस्टर्न सिविलाइजेशन क्या है कि हमारा कंस्ट्रक्टिव है। लेकिन ये कोई हार्ड कोर रूल का नहीं था, ठीक है, ऐसा नहीं कि पत्थर की लकीर था, ठीक, या फिर मतलब ये बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं उसको एक्सट्रीम स्टेटमेंट था। ये मेनली क्या था कि गांधी जी का ये बोला था, हाँ वो डिस्ट्रक्टिव है अपने आप में पूरा 100%, अगर मतलब देखा जाए तो वो डिस्ट्रक्टिव है, ये कंस्ट्रक्टिव है ऑल ओवर, ठीक ना, मोटा मोटी ये डिस्ट्रक्टिव है, ये कंस्ट्रक्टिव है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर सब कुछ खराब है, और ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर सब कुछ अच्छा है, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ अच्छी चीजें हैं, ठीक, और यहाँ पर भी कुछ बुरी चीजें हैं, ठीक है, सेम लाइक यहाँ पर भी कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ बुरी चीजें हैं, ठीक है। इसीलिए हमको अपनी सोसाइटी से ये बुरी चीजों को हटाना है और उस सोसाइटी से अच्छी चीजों को लाना है, ठीक है, क्लियर है। गांधीज व्यू ऑन द नेचर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन आर एक्सप्रेस इन हिंद स्वराज, तो उनका बुक था हिंद स्वराज, बहुत ही डिटेल उनका मतलब हर चीज के ऊपर उनके मतलब व्यूज उनके ऊपर एक्सप्रेस किया गया, ठीक है, हिंद स्वराज के अंदर। तो उसने उन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में वहां पे एक्सप्लेन किया, ठीक। गांधी फाउंड नो मॉरलिटी और रिलीजन इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ठीक, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब मेनली इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो चीज है, ठीक है, कि उन्होंने क्या फोकस किया था कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन से हमको अच्छी चीजें लेना और अपने सिविलाइजेशन के अंदर जो बुरी चीजें हैं उनको एलिमिनेट करना है, क्लियर है, दोनों सिविलाइजेशन का मिक्सअप एक टाइप से। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अब देखो ये चीज आज के टाइम में हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि आज के टाइम में क्या होता है, कहीं ना कहीं डिबेट आता है आपका। अब देखो हम लोग मेनली क्या होता है यूज पे फोकस करते हैं, ठीक है, अब हमको इंप्लीमेंट कहाँ कर सकते हैं, खाली नॉलेज हम लोग लेंगे तो फायदा नहीं होगा, खास साथ में हमको इम्प्लीमेंटेशन भी सीखना पड़ेगा। जैसे ये क्लॉथ वाला चीज हुआ, ठीक ना, तो हम लोग इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, इकोनॉमी के अंदर, जहां बात आता है आत्मनिर्भरता का, या फिर पॉवर्टी रिड्यूस करने का, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करने का, सोशल सेक्टर्स के अंदर लाइफ स्टाइल इंप्रूव करने का, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने का जहां बात आएगा, तो वहाँ ये बात होगा क्या कि हम अपने कंट्री को कैसे सेल्फ सफिशिएंट बना सकते हैं, ठीक है, तो वहां पे ये गांधी जी का ये जो फिलोसफी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक। सेकेंड, जब बात आ जाता है क्या कल्चर और मॉडर्निटी का, ये कॉमन क्वेश्चन है आज के मतलब आज के टाइम में एग्जाम में भी आ चुका है, ठीक है, कि भैया क्या हमारी सोसाइटी है कल्चर को नुकसान है क्या, मॉडर्निटी टू मच मॉडर्निटी या फिर टू मच वेस्टर्नाइजेशन क्या हमारे कल्चर के लिए अगेंस्ट है, ये चीज एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर ये व्यू हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक। अब जहाँ बात आ जाता है क्या कि आज के टाइम में क्या होता है कि मेनली क्लास स्ट्रगल जो होता है, ठीक है, वर्कर्स और ओनर्स के बीच में इतना जो लेबर स्ट्रगल हो रहा है आज के टाइम में, ठीक है, कोविड के टाइम में मेनली क्या लोग जॉब जा रहा है, तो अब उसके कारण जो कहीं ना कहीं जो लेबर का स्ट्रगल हो रहा है, ठीक है, इसके कारण अब जो सोसाइटी के अंदर जो डिफरेंसेस इनइक्वलिटी है सोसाइटी के अंदर, जो सोसाइटी के अंदर सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इनइक्वलिटी है, ठीक है, वो कैसे वो उसको कैसे डील किया जा सके, उसका हमको इसमें मिलने वाला है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो महात्मा गांधी व्यूज ऑन प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट से, ठीक, तो दिस प्रिंसिपल इवॉल्व इन गांधीज माइंड एज अ रिजल्ट ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एंड द स्टडी ऑफ स्पिरिचुअल लिटरेचर भगवत गीता, ठीक है, तो बहुत ही मतलब उनका जो कहीं ना कहीं जो इन्फ्लुएंस थे वो बहुत सारी चीजों से इन्फ्लुएंस है। जैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए, देखो गांधी जी जहां पर थे वो गुजरात एरिया था, ठीक है, बचपन का एरिया। अब क्योंकि गुजरात वॉज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ जैनिज्म, ठीक है, जैनिज्म का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंटर है वो, इसलिए क्या है कि कहीं ना कहीं गांधी की आइडियोलॉजी में क्या है कि नॉन वायलेंस जो आया है कहीं ना कहीं जैनिज्म का भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद जो कहीं ना कहीं उनके लाइफ में जो वो एक सत्याग्रह का जो कॉन्सेप्ट आया, भूख हड़ताल का जो कॉन्सेप्ट आया है ना कि अनशन वाला, वो कहीं ना कहीं वो इंस्पायर करता है उनकी अपनी मम्मी से सीखा हुआ, तो मतलब आगे देखेंगे हम लोग जो भी चीज है, ठीक है। तो इस तरह क्या है कि महात्मा गांधी ने बहुत सारे रिलीजियस बुक्स को पढ़ा हुआ है, ठीक है, और सुबह लिटरेचर पढ़ा है, तो उनसे बहुत इंस्पायर हुआ है, ठीक है। तो इनका ये कहना था कि देखो वेल्दी मैन के पास जो उसका एसेट्स है ना, ऐसा नहीं है कि वो एसेट्स वो ओन कर रहा है, वो एक तरह से कीपर ऑफ द एसेट्स है, उसके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, एग्जांपल कोयले या खदान है, तो ऐसा नहीं वो उसका ओनर है, वो उसका कीपर है, ठीक ना, वो उसको भगवान ने कहीं ना कहीं उसको मैनेज करने के लिए दिया है, ठीक है, वो उसका कीपर है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ अकेला ओन करे, मतलब अपना जरूरत के हिसाब से पूरा करे, बाकी दूसरे की जरूरत का भी ख्याल रखे। तो wealthy men should hold their position in trust for the benefit of those less privileged than himself। तो मतलब ऐसा नहीं कि उसको ओनर की तरह ट्रीट करे, यार ट्रस्ट सोसाइटी होता है ना, ट्रस्ट सोसाइटी लाइक एग्जांपल, और जैसे कि लोगों का उनके पास जो भी रिसोर्सेज होता है वो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए यूज करता है वो लोग, उसी टाइप से गांधी का ये कहना था कि वेल्दी मैन जिनके पास एक्सेस वेल्थ है, वो एक टाइप से वो अपने वेल्थ को ओनर ना समझे, ठीक है, वेल्थ का ओनर ना समझे, खुद को एक ट्रस्टी समझे, ठीक है, जिससे कि मतलब अपना जो जो लेस प्रिविलेज इंसान है उनके लिए भी बेनिफिट दे। तो wealthy men should hold their position in trust for the benefit of those less privileged than themselves. They were logically and morally bound to share their wealth in a fair measure with
देयर वर्कर एंड द पुअर। तो उनके ऊपर ये मोरल ऑब्लिगेशन और लॉजिकल इंप्लीमेशन है, क्योंकि अल्टीमेटली उनके पास जो वेल्थ जनरेट हो रहा है, वेल्थ कहाँ जनरेट हो रहा है, वेल्थ जनरेट कौन कर रहा है, वर्कर ही कर रहा है ना एग्जाम्पल। तो इसलिए क्या है कि उनका जो कहीं ना कहीं जो वेल्थ है, ठीक है, उस वेल्थ के ऊपर कहीं ना कहीं पुअर्स का भी एक फेयर शेयर मिलना चाहिए, पुअर्स को भी, ठीक है। बट इंस्टेड ऑफ इंश्योरिंग, लेकिन उन्होंने ये बोला था कि देखो ऐसा नहीं, कानून बनाने से फायदा नहीं हो कि आप अगर आपने मान लो कल को लॉ बना दिया कि नहीं प्रॉफिट में इतना सा वर्कर्स को मिलेगा, ठीक है, तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि अगर आप लॉ बना देते तो फिर लॉ का मिसयूज भी होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। अगर मान लिया जाए, मैंने ये बोला कि मान लो कि अगर कल कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक ना, प्रॉफिट अर्न करता है तो उसको प्रॉफिट में 10% वर्कर के साथ शेयर करना पड़ेगा, ठीक। अब प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाएगा, आपने लॉ बना दिया, अब क्या ये इंडस्ट्रीज कल को जो अपना अकाउंट्स में 100 करोड़ शो कर रहा था, वो क्या शो करेगा कि भैया मेरे को तो फायदा सिर्फ 50 करोड़ ही हुआ, जिससे कि उसको कम शेयर करना पड़े। तो लॉ सभी प्रॉब्लम का आंसर नहीं होता है, ठीक है। इसलिए गांधी जी ने क्या बोला था कि ये जो वर्कर्स का प्रॉब्लम या इनइक्वालिटी है सोसाइटी के अंदर, इसको लॉ के थ्रू आप शेयर नहीं कर सकते, मतलब सॉल्व कर सकते हो, ठीक। बट इंस्टेड ऑफ इंश्योरिंग दिस थ्रू लेजिस्लेशन, गांधी वांटेड वेल्दी पीपल टू वॉलंटरी सरेंडर पार्ट ऑफ देयर वेल्थ एंड होल्ड इट इन ट्रस्ट फॉर दोज वर्किंग ऑफ फॉर देम, ठीक है। तो उन्होंने बोला था वॉलंटरी ये काम करना चाहिए। आज के टाइम में क्या देख सकते हैं हम लोग, क्या वो मतलब क्या जमशेद भाई टाटा, ठीक है, जो रतन टाटा है वो हमारे, ठीक है, और भी जो मतलब प्रेम जी है, मतलब जो वेल्दी पर्सन है, वो भी क्या कर रहे हैं अपने वेल्थ का, या फिर क्या बिल गेट्स देख लिया जाए, तो ऐसा नहीं कि उनके ऊपर कोई लॉ बना के इम्पोज किया भाई आप करो ये काम, ठीक है। उन्होंने वॉलंटरी ये चीज किया है कि अपने वेल्थ का एक पार्ट उन्होंने शेयर किया, तो ये भी कहीं ना कहीं गांधी फिलोसफी से इंस्पायर्ड है। और कहीं ना कहीं अगर सब लोग ऐसा करने लगे तो वर्ल्ड के अंदर इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम है, या फिर जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट का जो मार्क्स का जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट का जो कॉन्सेप्ट था, कहीं ना कहीं वो कभी हो ही नहीं पाएगा। He defined trustship in simple terms. The rich man will be left in possession of his wealth, of which he will use what is reasonably required for the personal need and will act as a trustee for the remainder of their use for society। मतलब क्या, मान लो कोई वेल्दी पर्सन के पास 100 करोड़ है, ठीक है, अब क्या कि मान लो उसका पर्सनल नीड मान लो 100 करोड़ में पूरा हो जाता है अपना, मतलब जो भी चीज है, ठीक, तो बाकी 90 करोड़ जो एक टाइप से क्या है कि वो कहीं ना कहीं वो उसका ट्रस्टी है, ठीक, उसका ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाकी जो एक्सेस वेल्थ है उसके पास, जो एक्सेस वेल्थ है उसके पास, ठीक ना, अपना नीड को पूरा करने के बाद, ठीक, वो सोसाइटी के अंदर वेलफेयर में लगाए। गांधी डिड नॉट बिलीव इन इनहेरिटेड वेल्थ। तो गांधी का मतलब ये होता है ना कि लाइक एग्जांपल की फादर के बाद ये जो प्रॉपर्टी है बेटे को मिले, ठीक ना, इस टाइप का जो पॉलिसी था ना इनहेरिटेड वेल्थ का, तो कहीं ना कहीं जो पैट्रियार्कल सिस्टम का जो मेन कॉन्सेप्ट है या फिर जो मेन पिलर है ना, कि मतलब एक टाइप से जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर है वो बाप का बेटे का होगा, तो गांधी जी उसके अगेंस्ट में थे पूरा, ठीक। तो गांधी डिड नॉट बिलीव इन इनहेरिटेड वेल्थ, हिज मेथड वाज टू परसुएड द वेल्दी टू एक्ट एज ट्रस्टी। तो आप उनका क्या था कि भैया आप इस वेल्थ के ट्रस्टी हो, ठीक है, आप इस वर्ग के ट्रस्टी हो, तो इसलिए क्या है कि आप अपने बच्चों को ट्रांसफर नहीं करते फ्यूचर में, बिकॉज कहीं ना कहीं आप ट्रस्टी हो, तो इसके ऊपर सबका हक है ना कि अपने बच्चों का। तो कहीं ना कहीं इस थ्योरी से जैकी चैन जो है बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ है, और इसीलिए उन्होंने अपना मतलब जैकी चैन ने ये बोला है कि भैया कि मेरा जो पूरा प्रॉपर्टी में देख के पूरा ट्रस्ट को जाएगा, ठीक है, मेरे बच्चे अगर मतलब वो लायक होंगे तो खुद अर्न कर लेंगे इस चीज को, तो अपना पूरा प्रॉपर्टी उसने डोनेट कर दिया एक टाइप से आफ्टर डेथ, मतलब कुछ भी उसके बच्चों को नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, या फिर थोड़ा मोड़ा अपने बच्चों को दे के बाकी उन्होंने डोनेट कर दिया किसी ट्रस्ट को, एनजीओ को, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से सॉल्यूशन है कि वर्ल्ड के अंदर जो इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सकता है। आपको जरूरत नहीं कि आप मतलब 90% भी करो, 100 मतलब 80% भी करो, आप 10% भी करो, 5% भी करो, तब भी सफिशियंट है। हाँ, तो हाँ, डिड नॉट बिलीव इन इनहेरिटेड वेल्थ, हिज मेथड वाज टू परसुएड द वेल्दी टू एक्ट एज ट्रस्टी, ठीक है, परसुएड करो वेल्थी लोगों को। बट बाय द 1940, लेकिन बाद में क्या होता है, देखो ऐसा नहीं होता है कि देखो एक इंसान जो होता है उसके लाइफ टाइम के अंदर क्या होता है, सिचुएशन टू सिचुएशन उसका आइडियोलॉजी भी चेंज होता है, ठीक है। तो गांधी का भी ऐसा ही था। और दूसरा बात क्या होता है कि जैसे क्या होता है नॉर्मली कि इंसान एक बार जो बोल लेता है उसके ऊपर भले ही गलत ही क्यों ना, बाद में वो उस पर अड़ा रहता है, लेकिन गांधी के साथ ऐसा नहीं था। उन्होंने टाइम के साथ क्या था, अपने आइडियोलॉजी को इवॉल्व किया सिचुएशन के हिसाब से, प्रैग्मेटिक थे, ठीक है, ऐसा नहीं कि तो एक बार बता दिया तो पत्थर की लकीर, वो प्रैग्मेटिक अप्रोच में सिचुएशन के हिसाब से वो चेंज भी करते हैं अपने थिंकिंग को, अपने आइडियोलॉजी को। हम आगे देखेंगे जब खासकर हम लोग गांधी थिंकिंग ऑन कास्ट मैरिज देखेंगे, ठीक है। तो गांधी ने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि भैया मैं किसी भी लॉ वगैरह के फेवर में नहीं कि लॉ बना के ये कंपलसरी किया जाए, ठीक है। लेकिन बाद में गांधी जी ने ये कहा कि मतलब उनका थिंकिंग चेंज होता है और 1940s तक आते हैं, तो वो कहते हैं he had come to believe that state legislation would be necessary to ensure compliance with the principle of trustship। तो उनका ये कहना होता है कि स्टेट का जो लॉ बनाना होता है, कोई ना कोई लॉ जो होता है कंपलसरी है, जिससे कि उसको मतलब एक टाइप से उनके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टशिप को हम लोग इंप्लीमेंट कर सके, ठीक। अब देखोगे भैया इसका यूज क्या है कि कहीं ना कहीं हमारा जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो लिखा गया ना कि CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी,
वो भी कहीं ना कहीं गांधी जी के प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टशिप से इंस्पायर्ड है। समझ में आया ये चीज? हेलो? ठीक है। हम्म। तो सिंपल सा बात है, ये यही कहीं ना कहीं आज के टाइम में काम आ रहा है। क्यों? क्योंकि सीएसआर से क्या हो रहा है, गवर्नमेंट पीएम केयर में फंड में पैसा ले रहे हैं कि भैया आप एक्सेस में डोनेट कर दो, ठीक है। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आपको अपना इन्वेस्ट करना पड़ेगा सोशल सेक्टर्स के अंदर, ठीक। आप रिसर्च में डाल रहे हो, एजुकेशन में डाल रहे हो सीएसआर का पैसा, ठीक है, जो भी है, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वॉलंटरी रूप से अपना, या मतलब वॉलंटरी बोला, उनके ऊपर लेजिस्लेटिव कंपाइलेंस है कि वो लोग इतना पैसा दे, वो दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टशिप से इंस्पायर है, या उनके थिंकिंग से इंस्पायर है। क्योंकि 1940 तक आते आते उन्होंने ये बोला था कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलने वाला, वॉलंटरी, बिकॉज अल्टीमेटली आपको लॉ बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। स्टेट का लेजिस्लेशन कंपलसरी होता है इस चीज को अगर रियल में हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है तब। तो इससे हम लोग को एक चीज समझ में आता है कि गांधी जी का जो पूरा लाइफ था वो कहीं ना कहीं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के ऊपर और एक्सपेरिमेंट को मतलब करने में, और उससे लर्न करके खुद को इवॉल्व करने में मतलब बीता उनका पूरा। इसलिए उन्होंने लिखा ना कि माई लाइफ इज अ जर्नी, या फिर मतलब जो भी था। Introspection and experiment played a major part in the evolution of his social ideas, ठीक है। Even though till the end, Gandhi maintained that the ideas expressed by him in देखो मेन बात क्या होता है 1900, देखो दो चीज होता है, क्या होता है कोर फिलोसफी होता है, एक होता है क्या, एक होता है कोर फिलोसफी। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, आप किस चीज क्या क्या सोचते हैं, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ये सब चीज, ठीक है। एक होता है क्या कि बाकी जो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते रहता है फिलोसफी, ठीक है। तो क्या होता है, गांधी जी ने क्या होता है 1910 के टाइम में एक किताब लिखा था हिंद स्वराज। तो गांधी जी ने अपना, तो भले ही क्या था आपका, और सब थ्योरीज को गांधी जी ने क्या हुआ कि टाइम के साथ चेंज हुआ उनका थ्योरी, लेकिन उन्होंने हमेशा इस बात को फोकस किया, भैया मैं हिंद स्वराज के अंदर जो बात लिखा था मैं उसके ऊपर आज भी, मतलब जो उनका कोर फिलोसफी हिंद स्वराज के ऊपर, ठीक है। और अपने लाइफ के एंड तक उन्होंने इस चीज को डिफेंड किया कि हिंद स्वराज के अंदर मैंने जो भी लिखा था उसके ऊपर मैं आज भी मतलब एग्री करता हूँ, ठीक है। बाकी सब चीज जो एक्स्ट्रा चीज जो था इधर उधर, तो उन्होंने बाद में उसके ऊपर क्या किया कि विद द टाइम उन्होंने प्रैग्मेटिक अप्रोच को अडॉप्ट करते हुए और बाकी उसमें चेंज लाया, ठीक है। उसके टाइम के हिसाब से उन्होंने बाकी सब थिंकिंग में, बाकी सब आइडियोलॉजीज के अंदर, बाकी सब टॉपिक्स के ऊपर उन्होंने अपने आइडियोलॉजी में चेंजेस लाया। लेकिन उन्होंने हमेशा चीज बोला कि भैया कि मैंने जो हिंद स्वराज के अंदर बोला है वो मैं मतलब अभी भी उस पर कायम हूँ, ठीक है। जैसे जैसे मान लिया जाए, अब इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, देखो एक होता है क्या, अगर मान लिया जाए कि आप आप ऑनेस्ट हो, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है। अब जैसे वो एग्जाम्पल डीएम वाला एग्जाम्पल जो हमने इथिक्स क्लास में यूज किया था, ठीक है। एक डीएम है, ठीक। अब क्या है कि एक मान लो कि अभी लॉकडाउन का टाइम है, लोगों के पास खाने पीने कुछ नहीं, ठीक। एक ओल्ड वुमेन आती है उसके पास, ठीक है, वो बोलती है कि मेरे को कुछ दे दो, मेरे घर में कुछ नहीं है, एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि डीएम साहब को जो ऊपर से वो मिला है स्कीम चलाने का जो क्राइटेरिया, उसमें क्या है, राशन कार्ड का होना, बट यहाँ पे औरत के पास राशन कार्ड नहीं है, ठीक है, क्लियर है। अब क्या है कि देखो यहाँ पर, अब क्या डीएम क्या यहाँ पे ये सिचुएशन डिलेमा का होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कहीं ना कहीं जो आपका खुद का थिंकिंग है, खुद का वैल्यूज है, ठीक है, मॉरलिटी है, और जो कहीं ना कहीं सर्विस रूल है उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्योंकि अगर आप दे देते हो उसको तो कहीं ना कहीं सर्विस रूल के अगेंस्ट में जा रहा है, ठीक है। और नहीं देते हो तो कभी ना, तो क्या है कि आपका मोरल वैल्यू के अगेंस्ट में भी जा रहा है, प्लस जो सर्विस का या फिर जो सिविल सर्वेंट का जो कोर फिलोसफी है ना, वेलफेयर ऑफ द पीपल, उसके अगेंस्ट में भी जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका कोर फिलोसफी ऑफ द सिविल सर्वेंट, सिविल सर्विसेज है, उसके अगेंस्ट में भी है। और अगर आप नहीं करोगे, अगर आप करोगे तो क्या कि लॉ के अगेंस्ट में जाएगा। अगर नहीं करोगे तो जो कोर फिलोसफी ऑफ सिविल सर्वेंट है कि वेलफेयर ऑफ द सेक्शन सोसाइटी, वो भी आपका वो उसके अगेंस्ट में जाएगा। तो मतलब क्या है कि दोनों साइड से आप गलत ही प्रूफ होने वाले हो, ठीक है। तो सिंपल जब आता है ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि आपको डील करना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे डील करोगे आप इस चीज को, तो डील ऐसे करोगे, हाँ डील ऐसे करोगे, बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि आप अपना क्या करोगे, देखो, क्योंकि देखो रूल, देखो अब क्या है कि देखो जो सिविल सर्विसेज का जो मेन कोर फिलोसफी है क्या है, वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है, वो है। रूल फॉलो करना बाद में आता है, रूल फॉलो करना कहीं ना कहीं उसके बाद आता है, ठीक है। लेकिन कोर फिलोसफी ऑलवेज कम्स फर्स्ट, ठीक। तो इसका मतलब क्या, सिचुएशन कैसा भी हो, आपका ये कोर फिलोसफी चेंज होने वाला नहीं है, वेलफेयर ऑफ द पीपल आपको सब सिचुएशन में डील करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब बाकी जो आपका फिलोसफी है, एग्जांपल बाकी जो आपका वैल्यूज है, लाइक रूल्स को फॉलो करना, उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल यहाँ पे क्या है कि बोला गया कि आपको कि ठीक है आप उसको राशन कार्ड नहीं दे सकते अभी, ठीक है। लेकिन क्या कि उसके ऊपर क्या कि उस चीज को आप लेकर सीनियर से बात कर सकते हो कि सर देखो ऐसा ऐसा बात हो रहा है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, लेकिन वो लोग भी तो कहीं ना कहीं वो वेलफेयर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब वो भी सफर कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। तो आप एक काम करो, इसमें चेंज ला दो। या फिर आप एक काम करो कि जो 90% जो अनाज आ रहा है, ठीक है,
वो आप टोटल स्कीम के थ्रू स्टैटिक रखो, ठीक है। एग्जाम्पल इनके पास राशन कार्ड उन्हीं के थ्रू, ठीक। लेकिन बाकी और 10% है वो एक कूपन टाइप का दे दो, जिससे कि एग्जाम्पल जो लोग जिनके राशन कार्ड नहीं है उनको कूपन दे सके और राशन दुकान में जाके उस कूपन को एक तरह से परचेज कर सके राशन, ठीक है। या फिर आप एक एनजीओ के साथ कमिट कर दो, जिनके पास राशन कार्ड नहीं वहां पर उनको मतलब रेडी टू ईट फूड मिलेगा, ठीक है। तो मतलब क्या यहाँ पे आपने क्या किया, जो आपका जो अलग अलग फिलोसफी था उसने आपने उसमें चेंजेस लाया, लेकिन आपका जो कोर फिलोसफी था उसमें चेंज नहीं आ रहा है ना। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। उसी टाइप क्या था, महात्मा गांधी ने भी ये बोला था कि भैया मेरा जो हिंद स्वराज के अंदर जो लिखा हुआ है वो मेरा कोर फिलोसफी, उसमें मैं अभी भी कायम हूँ, लेकिन बाकी जो है बाकी चीज के साथ उन्होंने क्या है कि विद द टाइम प्रैग्मेटिक अप्रोच रखते हुए उन्होंने चेंज लाया, ठीक है। इवन दो टिल द इन महात्मा गांधी मेंशन दैट द आइडियाज एक्सप्रेस्ड बाय हिम हिंद स्वराज in 1909 still held good. In actual fact, he made many compromises over the years, mainly because he was a pragmatic and believed in making compromises without sacrificing fundamental principles. अब ये जो लाइन है ना, ये इसको आप पेपर 2 में भी यूज कर सकते हो, जहां पे बात आ जाएगा किसके ऊपर, गवर्नमेंट और प्रेशर ग्रुप का बात आ जाएगा कि जैसे एग्जांपल मान लो फार्मर्स का एजिटेशन है अभी गवर्नमेंट के, ठीक है। तो वहां पे भी चीज आ सकता है कि आपको थोड़ा मोड़ा मतलब बिना फंडामेंटल, जैसे एग्जांपल बिना फंडामेंटल वैल्यूज को हार्म किए हुए आपको प्रैग्मेटिक होना पड़ेगा, थोड़ा प्रैग्मेटिक अप्रोच लाना पड़ेगा, ठीक है। जहां पे आपको कॉम्प्रोमाइजेस भी करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के साथ, ठीक है। ये आप केस स्टडीज में भी काम लगा सकते हो, ये लाइन यूज कर सकते हो, ठीक। तो वी हैव टू मेक कॉम्प्रोमाइजेस, ठीक है, बिकॉज वी हैव टू अडॉप्ट अ प्रैग्मेटिक अप्रोच एंड वी मस्ट बिलीव दैट कॉम्प्रोमाइजिंग विदाउट सेक्रीफाइसिंग, ये ठीक है, हम लोग को सेक्रीफाइस करना है लेकिन, ठीक है, बिना अपने फंडामेंटल वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज किए हो, ठीक है। क्लियर है? ऐसा नहीं कि हमको स्ट्रिक्ट रहना है कि भैया, इसलिए बोला जाता है ना कि आपको क्या है कि लेटर फॉलो नहीं करना है। जैसे मान लो एक स्कीम या लॉ बनाया हुआ है आपको, तो इसका लेटर बाय लेटर फॉलो नहीं करना है। हमने देखा था ना इथिक्स क्लास के अंदर कि सिचुएशन जहाँ पे होता है, जहाँ पर ब्यूरोक्रेसी का जो एक टाइप से जो ऑर्डर होता है वो गलत होता है। एग्जाम्पल ले लिया जाए, एक रूल बना दिया क्या कि भैया ये मंदिर है, ठीक ना, ये मंदिर में क्या है, रूल बुक में क्या लिख दिया गया, क्या कि जो मंदिर में जाएगा उसको पहले यहाँ जूता खोलना पड़ेगा, बिना जूता खोले हुए यहाँ पे कोई मंदिर में नहीं जा सकता, ठीक है। यहाँ जूता खोलो फिर मंदिर में जाओ, ठीक। अब मान लो ये ब्यूरोक्रेसी का रूल बन गया, ठीक है। अब एक पर्सन जो घर से खुद ही बिना जूते के नंगे पांव आया है, उसको आप मंदिर में मतलब एक टाइप से आने नहीं दोगे, क्यों? बिकॉज ये तो आपका रूल के अगेंस्ट में भैया। रूल में क्या लिखा है, जूता खोलो तभी जाओ मंदिर के अंदर। उस इंसान ने जूता ही नहीं पहना तो जूता खोल ही नहीं पाएगा, वो जूता खोल नहीं पाएगा तो आप मंदिर में एंट्री नहीं दोगे, बिकॉज रूल में तो लिखा है भैया जूता खोलना पड़ेगा तब एंट्री जाओगे मंदिर के अंदर। तो देखा, ये प्रॉब्लम होता है जब आप लेटर टू लेटर मतलब एक टाइप से लॉ को पढ़ते हो, ठीक है। लेकिन जब आप स्क्रिप्ट पढ़ोगे लॉ का, तो मतलब ये समझ में आया कि कोर वैल्यू क्या है उस लॉ बनाने का। तो मतलब ये समझ में आया कि भैया ये ऐसा क्यों है, क्योंकि बिकॉज मंदिर के अंदर लोग खाली पाँव जाओ इसीलिए कि मंदिर गंदा ना हो, इसीलिए। तो जब आप कोर फिलोसफी समझोगे, ठीक है, कि उसका कोर फिलोसफी क्या था, आप उस इंसान को अलाउ करोगे जाने के लिए, ठीक है चलो कोई बात नहीं, आप जाओ, आपका पाँव गंदा नहीं है। लेकिन जब आप लेटर के साथ फॉलो करोगे तो आप उसको एंट्री नहीं दोगे, बिकॉज की लेटर में लिखा है जूता उतारो तब जाओ, लेकिन उस इंसान ने तो जूता पहना ही नहीं है। क्लियर है ये चीज? इसीलिए मतलब एक तरह से स्पिरिट ऑफ द लॉ इज मोर इंपॉर्टेंट देन द लेटर ऑफ द लॉ। क्लियर? तो इसीलिए क्या है कि लाइफ में भी क्या हुआ कि हमेशा मतलब या फिर जो आंसर राइटिंग करेंगे या फिर जो भी चीज है, ठीक है, वहां पर भी हमेशा ये चीज हमेशा यूज करना सिचुएशन, क्योंकि डिलेमा वाला सिचुएशन नहीं आता है, ठीक है, कि भैया आप क्या करोगे नहीं करोगे। तो ऐसा नहीं कि सिचुएशन में आपको पूरा मतलब एक टाइप से राजा हरिश्चंद्र जैसा वहां पर रह जाना, नहीं। आपको पूरा प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ वहां आंसर लिखना है, ठीक है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फंडामेंटल मतलब ये, ठीक है। प्रैग्मेटिक होना है लेकिन साथ में आपको कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना, सेक्रीफाइस भी नहीं करना अपने प्रिंसिपल्स को, ठीक है। अपने प्रिंसिपल्स को सेव करते हुए आपको सिचुएशन को डील करना है इन ए प्रैग्मेटिक मैनर, ठीक। क्लियर यहां तक? पूछो। हम्म। सिविल सर्वेंट का काम चैरिटी करना नहीं होता है, सबसे पहला बात। ऑफिस टाइम में आप चैरिटी नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऑफिस टाइम में आप चैरिटी नहीं कर सकते हो। नहीं उसको, लेकिन सुनो, वो अपने पर्सनल लेवल पर नहीं कर रहा, वो औरत उससे इसलिए मांगने नहीं आ रही कि भैया वो उसका फूफा का लड़का है, ठीक है। वो इसलिए मांगने डीएम है, ठीक है, तो उसको एज ए डीएम रह के वो हेल्प करना है उसका, ठीक है। नहीं डिफॉल्ट एक हो, देखो जैसे आज के टाइम मान लिया जाए उसने पूरा ठीक है दे दिया, लेकिन क्या हुआ कि आपने कहीं ना कहीं रूल तोड़ा है, तो कल को आपको जूनियर्स को भी एक मौका मिल जाएगा कि वो भी XYZ रीजन देकर रूल तोड़ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारा हायरार्की ऑफ द ब्यूरोक्रेसी उसके अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है। क्लियर है?
एज ए रोल मॉडल हमेशा सोसाइटी के लिए एज ए रोल मॉडल, अपने जूनियर्स के लिए हमेशा एक रोल मॉडल बन के रखना है कि लॉ फॉलो करना है, आपको लॉ को ही बचाना है और अपना जो कोर वैल्यूज है उसको ही बचाना है, ठीक है। क्योंकि एक गलती भले ही आपने अच्छे काम के लिए वो एक रूल को तोड़ा हो, ठीक है, लेकिन वो एक्सक्यूज बन जाता है बाकी लोगों के लिए रूल तोड़ने का, ठीक है। क्लियर, यहाँ से क्लियर है सबका। अब देखते हैं ट्रुथ को लेकर उनका क्या व्यू था, ठीक। ऑफ ऑल द मोरल प्रिंसिपल्स गांधी प्लेस ट्रुथ एज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, ठीक है। He called it the sovereign principle which included numerous other principles। तो सच बोलने का मतलब ये नहीं कि आपको मतलब जो नॉर्मली सच है ट्रुथ का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि सिर्फ बातों को सच बोलना, ठीक है। It did not merely imply truthfulness in speech but also in thoughts, ठीक। ऐसा नहीं कि मतलब गांधी जी का था ट्रुथ का जो वैल्यू उसमें ये नहीं था कि भैया आपको सिर्फ सच बोलना है, सच सोचना भी है, ठीक ना। मतलब आपको प्योरिटी जो है अपने सिर्फ बातों में नहीं प्योरिटी लाना है, ठीक है, वो प्योरिटी अपने थॉट्स में भी लाना है, ठीक है। ऐसा नहीं हो रहा कि आप सिर्फ मंच पे आके बोल रहे हो कि नहीं हमको वुमेन एम्पावरमेंट चाहिए, इक्वलिटी ऑफ वुमेन चाहिए, ठीक है, ये सब चीज चाहिए, लेकिन आप पीठ पीछे घर में बात कर रहे हो नहीं इनके पास राइट्स नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये कपड़ा तुमने कैसे पहन लिया, यहाँ कहाँ गई, यहाँ कहाँ गई, इस टाइप से चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए गांधी जी का जो कहीं ना कहीं तीन बंदर है उसमें क्या बोलता है कि बुरा मत बोलो, ठीक, मतलब अच्छा बोलो, ठीक ना, उसको नेगेटिव मत देखो, अच्छा बोलो, ठीक, मतलब ट्रूथफुलनेस इन योर वर्ड्स, ठीक, बुरा मत सुनो, मतलब बुरा चीज मत सुनो, मतलब एक टाइप से जो कहीं ना कहीं ट्रुथ सुनो या फिर जो ट्रूथफुल का एटमोस्फेयर है उसमें इन्वॉल्व रहो, ठीक है। और थर्ड क्या कि बुरा मत देखो, मतलब कहीं ना कहीं जो ट्रुथ चीजों को देखो, ठीक है, इस तरह चीज था कहीं ना कहीं, ठीक। ही इक्वेटेड ट्रुथ विद गॉड, ठीक। तो सच का मतलब सिर्फ ये नहीं होता, ट्रुथ का मतलब सिर्फ बातों में सच्चाई होना, सच मतलब सोच में भी सच्चाई होना, ठीक ना, एक्शन में भी सच्चाई होना, ठीक। इसलिए गांधी का एक क्या है कि हमारा कि आपका एंड मैटर नहीं करता, बिकॉज अगर मान लो कि आप काम कर रहे हो, ठीक ना, आप एक गोल की तरफ जा रहे हो, ठीक, उस गोल का सिर्फ एंड मैटर नहीं करता है, आपका रास्ता जो होता है वे भी, जो आप रास्ता अडॉप्ट किए होना वो भी कहीं ना कहीं सही होना चाहिए, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या था गांधी जी का ये सिंपल सा ट्रुथ का मतलब क्या है कि वो लाइफ के हर फेज में आपको कहीं ना कहीं ट्रुथ रखना है, आपको रास्ता भी से अपना कंडक्ट भी ट्रुथ रखना है, ठीक है, अपना थॉट्स भी ट्रुथ रखना है, ठीक, अपना एक्शन भी ट्रुथ रखना है, तो ये सब कुछ था, ठीक, सिर्फ सच बोलना नहीं है, क्लियर। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज असिम्बा, मतलब इसको हम लोग नॉन वायलेंस कहते हैं। तो गांधी व्यूज ऑन असिम्बा या नॉन वायलेंस। तो Gandhi said that non-violence was the first article of his faith and also the last article of his creed, ठीक ना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल था उनका नॉन वायलेंस, क्योंकि एक से मैंने क्या बताया उनके मन में क्लियर था, ठीक है, कि भैया कि जिस दिन हमने थोड़ा सा भी मौका दिया, थोड़ा सा पत्थर तक उठाया, तो सामने वाला ब्रिटिशर्स टैंक ले आएगा, क्योंकि वो मौका में बैठा हुआ है कि थोड़ा सा भी आप वायलेंस करो, थोड़ा सा भी मतलब भिनक भी लगे और वो पूरा फोर्स यूटिलाइज करने का उसका मौका मिले, जब तक आप शांत हो गवर्नमेंट मोरली आपके ऊपर एक्शन नहीं ले सकती, बिकॉज लेगी तो उसका बहुत क्रिटिसिज्म होगा, नाम खराब होगा, ठीक है। जैसे आज के टाइम में क्या लिया जाए कि एग्जांपल फार्मर एजुकेशन ले लो, ठीक है। अभी वो पीसफुल बैठा हुआ एग्जांपल, इसलिए क्या गवर्नमेंट मान ले वहाँ पे आसपास बॉर्डर एरिया में कील वगैरह लगा रहा है, कुछ लगा रहा है, तो क्या होता है कि उसका कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मीडिया उसको कहीं ना क्रिटिसाइज करता है, इंडिया के अंदर क्रिटिसिज्म उसका होता है कहीं ना कहीं, इसलिए क्या है गवर्नमेंट एक लिमिट से ज्यादा उसको कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जिस दिन थोड़ा सा भी वायलेंस हुआ, एग्जाम्पल रिपब्लिक डे वाला इंसिडेंट में, ठीक है, इतना सारा हजारों ट्रक में से कुछ ट्रक वहां चला गया एग्जाम्पल, ठीक, लेकिन क्या क्योंकि मौका मिला कि थोड़ा सा वायलेंस हुआ उसका, लेकिन अब क्या हुआ उस वायलेंस के नाम पे कहीं ना कहीं मतलब स्टेट को एक मौका मिल गया कि वो मतलब रिप्रेस कर सके उसको। सेम काम ब्रिटिश के साथ भी था। तो गांधी जी को ये पता था कि जब तक हमारा नॉन वायलेंस में जब तक हम लोग स्ट्रांग है, लेकिन जिस दिन थोड़ा सा भी हमने वायलेंस किया, थोड़ा सा भी अपनी बातों के अंदर भी वायलेंस लाया, तो गवर्नमेंट को मौका मिल जाएगा रिप्रेस करने का। आज के टाइम में क्या है कि थोड़ा सा भी अगर आप मतलब स्टेट के अगेंस्ट में आप बात थोड़ा बोल भी क्यों ना दो, तो आपके ऊपर फिर जो भी होता है, ठीक है, पता है, क्लियर। तो सेम सिचुएशन उस समय में था। तो गांधी जी का जो असिम्बा का जो या फिर नॉन वायलेंस का जो थ्योरीज है, कहीं ना कहीं वो वेस्टनिज्म और जैनिज्म से इंस्पायर है, ठीक। क्योंकि गुजरात जो था वन ऑफ द हब ऑफ जैनिज्म। द कंपोजिशन ऑफ गुजराती पोएट का भी मतलब जो गुजराती पोएट था उनका कंपोजिशन ने भी गांधी के मतलब थॉट्स को इन्फ्लुएंस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है। तो उन्होंने हर मतलब बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट का भी मतलब बहुत सारा पढ़ा है उन्होंने, ठीक है। रिनाउंसिएशन, धर्मा एंड ड्यूटी ऑफ वंस कॉलिंग, कंपैशन एंड द नॉन वायलेंस आर द एलिमेंट ऑफ क्लियरली एक्शन राइटिंग। तो उनके राइटिंग में या एक्शन में क्लियरली हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, रिनाउंसिएशन, ठीक है। रिनाउंसिएशन मतलब क्या होता है, त्याग। अब देखो एक चीज, त्याग। तो कहीं ना कहीं गांधी जी ने अपने माइंड के अंदर या फिर अपने थॉट्स के अंदर प्योरिटी रखने के लिए, ठीक है, उन्होंने 38 ईयर्स के एज में सेल्वेसी ले लिया था। मतलब आफ्टर द एज ऑफ 38 उनके और उनके वाइफ के बीच में जो रिलेशन था वो एक फ्रेंड का रिलेशन था, ना कि एक हस्बैंड वाइफ का।
क्लियर है ये बात? हेलो? ये इस मूवी में भी मिल जाएगा देखने को वैसे। ठीक है, तो रिनाउंसिएशन कि आपको त्याग करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, धर्म और ड्यूटी, अपना जो ड्यूटी उसको करो, ठीक है। और ड्यूटी को लेकर वो इतना ज्यादा फोकस थे कि मतलब मतलब प्रिंसिपल था कि भैया जो भी इंसान क्यों ना, भले मेरी खुद की वाइफ भी क्यों ना, लेकिन मैंने एक ड्यूटी फिक्स किया है कि आश्रम में जो लोग रह रहे हैं उनको अगर ड्यूटी फिक्स किया कि सबको मतलब लैट्रिन साफ करना पड़ेगा, तो मेरी वाइफ ही क्यों ना उसको भी वो साफ करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस सोर्सेस के अलावा गांधी जी का जो इंपॉर्टेंट जो इन्फ्लुएंस किया उनके लाइफ के ऊपर क्या था, ये लियो टॉल्स्टॉय का मतलब बुक्स वगैरह, ठीक है, मोरल इवोल्यूशन वगैरह। गांधी रीड टॉल्स्टॉय द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, ठीक है, इसलिए बाद में टॉल्स्टॉय आश्रम भी बनाते अफ्रीका के अंदर उनसे इंस्पायर होकर। ही राइट्स दैट ही वाज ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय द थॉट मॉरलिटी एंड ट्रूथफुलनेस इन द बुक, जो भी गांधी बाद में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नाम का बुक भी स्टार्ट किया था गांधी जी ने साउथ अफ्रीका के अंदर। ये याद रखना कि इंडियन ओपिनियन जो स्टार्ट किया था गांधी जी ने, कभी कहाँ स्टार्ट किया था, अफ्रीका में, नॉट इंडिया में, ठीक है। इन साउथ, हाँ जनरल था जो भी था। इन साउथ अफ्रीका गांधी इंक्रीज हिज नॉलेज ऑफ हिज ओन रिलीजन, ठीक है, एंड रीड, ये मतलब थोड़ा ये जो भी था, तो मेनली क्या था कि कहीं ना कहीं गांधी जी ने जब आश्रम बनाया साउथ अफ्रीका के अंदर, तो उन्होंने खुद के रिलीजन के बारे में भी और स्टडी किया, प्लस क्योंकि उस आश्रम के अंदर सभी इंडियंस लोग रहते थे वहां पे, तो उस समय क्या था अफ्रीका के अंदर इंडियंस बोलते हैं तो क्या वहां पे साउथ इंडिया के भी लोग थे, मतलब हर जात के, हर कास्ट के, हर रीजन के लोग वहां रहते थे, इसलिए क्या हुआ गांधी जी को कहीं ना कहीं एक मतलब सेक्युलर इन्वायरमेंट मिला, और वो सभी रिलीजन के बारे में उनका मतलब कहीं ना कहीं नॉलेज उनके पास आया, उन्होंने लर्न किया, जिससे कि उनको पता चल गया कि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक, यहाँ पे सबको साथ लेके चलना है, तो मेरे को सबका जानना पड़ेगा, ठीक है, सबको जानना पड़ेगा, सब रीजन को जानना पड़ेगा, सबको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, सबको वैल्यू देना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं देंगे तो इतना बड़ा कंट्री को साथ लेके चलना इम्पॉसिबल है, ठीक। तो एक तरह से क्या हुआ कि जो लीडरशिप क्वालिटी कैसे डिफरेंट कास्ट के लोगों को, डिफरेंट रिलीजन के लोगों को, डिफरेंट रीजन के लोगों को साथ में लेके चला जा सके, मूवमेंट को लीड किया जा सके, वो कहीं ना कहीं गांधी जी ने अफ्रीका में ही सीख लिया था। ही ऑल्सो रीड, हमने देखा कि उन्होंने मतलब क्रिश्चियनिटी का बुक पढ़ा था, हिंदुज्म का भी इतना सारा बुक पढ़ा था। ही ऑल्सो रीड स्टैंडर्ड वर्क्स ऑन इस्लाम एंड इट्स फाउंडर एंड ऑन जुडिज्म, ठीक ना, ये सब रिलीजन के ऊपर उन्होंने किताब पढ़ा था। गांधीज बिलीव इन असिम्बा वाज लिंक्ड टू हिज बिलीफ इन द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ द यूनिवर्स। ही न्यू दैट सम डिस्ट्रक्शन ऑफ नॉन ह्यूमन लाइफ वाज अनअवॉइडेबल। लेकिन ऐसा नहीं है, अब देखो अब यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आएगा, ठीक है, तो ऐसा भी हुआ था गांधी की लाइफ में। अब ऐसा नहीं है कि 100% या फिर मतलब कभी कभी सिचुएशन ऐसा आता है ना कि मतलब कभी कभी सिचुएशन ऐसा आता है कि नॉन ह्यूमन लाइफ जो होता है उसका डिस्ट्रक्शन अनअवॉइडेबल होता है, उस सिचुएशन आपको करना पड़ता है। तो खास एग्जांपल क्या होता है, एक बार क्या हुआ था अहमदाबाद में एक टाइप से कुछ प्रॉब्लम था, ठीक है, कुत्तों का, ठीक है। अच्छा फिर पहले पहले सुना था, ठीक। ऑन वन ओकेशन ही परमिटेड द किलिंग सेवरल डॉग्स विच वेयर अ प्रॉब्लम ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स इन अहमदाबाद, ठीक है। अब देखना कहीं ना कहीं गांधी कहीं ना कहीं नॉन वायलेंस को फोकस करते, ठीक, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ब्रांडली फोकस करते, ठीक। एक बार क्या हुआ, उन्होंने अहमदाबाद फैक्ट्री के अंदर कुछ कुत्ते का प्रॉब्लम चल रहा था, उनको मारने का उन्होंने मतलब एक तरह से परमिट दिया, ठीक है, एग्जाम्पल। दिस रेज अ ग्रेट कॉन्ट्रोवर्सी इन द कंट्री, बट गांधी रिमेन काल्म एंड डिफेंडेड हिज एक्शन। क्यों? क्योंकि उनका ये कहना था कुत्ते जो वहां पे वो कहीं ना कहीं मतलब एक होता है ना एग्जाम्पल कि कोई कुत्ता मान ले रहा है, डॉग एग्जाम्पल, ठीक, वो मान लो कोई बीमारी से सफर कर रहा है, एग्जाम्पल मतलब घाव वगैरह हो गया बॉडी में, तो क्या है कि सिंपल सा बात है कि कहीं ना कहीं वो जो कुत्ता सफर कर रहा है तो कहीं ना कहीं वायलेंस डे टू डे लाइफ में सफर कर रहा है, एग्जाम्पल उसको खुद के अपने बॉडी से उसको खुद को वायलेंस मिल रहा है, ठीक ना, खुद तकलीफ मिल रहा है उसको, ठीक। तो मतलब क्या ऐसा सिचुएशन में जब हम उसको मारते तो एक तरह से हम उसको वायलेंस नहीं दे रहे, एक तरह से उसको पीस दे रहे, उसको मुक्ति दे रहे, ठीक है, क्लियर है, इसलिए वायलेंस नहीं कहलाएगा। माई डिफेंस of the destruction of dogs is not doubt partially utilitarian, ठीक है, but destruction of suffering animals is defended on the highest ground of reason, ठीक है, कि रीजन के नाम पर हम इसको एक टाइप से डिफेंड कर सकते हैं, लाइक एग्जांपल उसको हम सफरिंग को एंड कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी जो डे टू डे लाइफ में वो सफर कर रहा है वो कंपेरेटिवली ज्यादा वायलेंट है। फ्रॉम ऑल दिस इट इज नॉट डिफिकल्ट टू, इससे ये शो करता है गांधी जी का जो नॉन वायलेंस का जो सिचुएशन था, ऐसा नहीं कि मतलब वो ब्लाइंडली था, वो भी कहीं ना कहीं एक टाइप से कॉन्टेम्पररी था, प्रैग्मेटिक था। From all this, it is not difficult to conclude that for Gandhi, non-violence or the concept of Asimba are multi-dimensional. Multi-dimensional था सिर्फ ये नहीं कि मतलब एक गाता था तुम्हारे दूसरा दे दो, ठीक है, ऐसा नहीं था। It involved not only the act of non-violence or not doing physical injury to living beings. ऐसा नहीं कि नॉन वायलेंस का मतलब ये नहीं था कि भैया आप किसी को इंजर्ड ना करो, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। मतलब क्या इसका मतलब ये नहीं था कि फिजिकल इंजरी नहीं, नॉन वायलेंस का मतलब क्या था कि अपना फिजिकल इंजरी तो मत करो,
वायलेंस का मतलब ये नहीं होता कि किसी को फिजिकली हर्ट करना, वायलेंस का मतलब क्या होता है, किसी को मेंटली भी हिट करना, हर्ट करना, किसी को सेक्सुअली भी हर्ट करना, ठीक है, किसी को इमोशनली भी हर्ट करना, ठीक। इसीलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाद में 2005 के अंदर जो एक्ट लाया था ना, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, तो उसके अंदर जो हरासमेंट का जो प्रोविजन है, तो वहां पे सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट नहीं है, वहां पर मेंटल हरासमेंट भी है, वहां पे इमोशनल हरासमेंट भी है, ठीक है, वहां पे फिजिकल हरासमेंट भी, सब कुछ है वहां पे। तो इट इन्वॉल्व नॉट ओनली द एक्ट ऑफ नॉन वायलेंस और नॉट डूइंग फिजिकल इंजरी टू लिविंग बीइंग, बट आल्सो केयरिंग for and loving them irrespective of their behavior towards oneself and another. Gandhi's struggle to create a harmonious and egalitarian society based on the concept, जो भी his use of concept was about women struggle, जो भी था ये चीज पता ही। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि गांधी व्यू ऑन वुमेन, वुमेन के बारे में गांधी जी का क्या व्यू है, ठीक है, ठीक है, महात्मा गांधी व्यूज ऑफ वुमेन, ठीक। तो गांधी विजुअलाइज्ड वुमेन एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सोशल चेंज, ठीक है। तो गांधी जी ने वुमेन को क्या देखा था, एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, बिकॉज दे कंस्टिट्यूट द प्राइमरी इन्फ्लुएंस ऑन द फ्यूचर सिटीजन ऑफ द कंट्री, क्योंकि वो ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है, एक माँ का ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है अपने बच्चों के ऊपर या फिर फ्यूचर जनरेशन के ऊपर, ठीक है ना। एंड हाफ दो चीज दो रीजन के कारण, दो रीजन के कारण महात्मा गांधी ने जो वुमेन्स को एक टाइप से इंस्ट्रूमेंट ऑफ फ्यूचर या सोशल चेंज बोला था, ठीक। पहला क्या कि वो हाफ ऑफ द, मतलब लगभग हाफ ऑफ द नेशन है, ठीक है, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है। दूसरा चीज क्या कि उनका जो इन्फ्लुएंस होता है फ्यूचर जनरेशन के ऊपर वो ज्यादा होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू फादर के, क्लियर है। तो ये दो रीजन के कारण क्या है कि एक फीमेल अगर चाहे तो एक टाइप से जो नेशन को बहुत आगे तक ले जा सकती है, सोसाइटी का बहुत ज्यादा चेंज ला सकती है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्या कहते हैं उसको, इन्फ्लुएंस करती है फ्यूचर जनरेशन को। हिज मदर पुतलीबाई गाइडेड इन शेप ऑफ हिज एटीट्यूड टू वुमेन, तो उन्होंने अपना जो एक टाइप से जो वुमेन्स को लेकर जो सीखा है, उनका एटीट्यूड जो सीखा कहीं ना कहीं उनकी मम्मी से इंस्पायर्ड है। तो हिज परसेप्शन ऑफ वुमेन एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज वर इन्फ्लुएंस्ड बाय टू एजम्पशन, तो उन्होंने जो बोला था ना कि सोशल चेंज, वुमेन जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज है, ठीक है। तो वो दो एजम्पशन पे बेस्ड था। पहला तो क्या कि दीज वेयर कंस्ट्रक्टिव कंजर्वेटिव, तो वुमन क्या होती है कहीं ना कहीं वो ज्यादा कंजर्वेटिव होती है एज कम्पेयर टू फीमेल, मतलब मेल, मतलब क्या वो अपने वैल्यूज को लेके वो ज्यादा, जितना इजिली एक मैन अपने वैल्यूज से डगमगा जाता है या फिर अपने वैल्यूज को छोड़ देता है, सीधा वे इरोड कर देता है, वुमेन उतना इजिली अपने वैल्यूज को इरोड नहीं करती है, ठीक ना। तो मतलब क्या कि कहीं ना कहीं जो वुमेन जो वो ज्यादा कंजर्वेटिव एज कम्पेयर टू मेल, ठीक, इसलिए क्या कोई ज्यादा मॉरल भी है। कंजर्वेटिव मतलब मान लो कि कंजर्वेटिव का मतलब क्या यहाँ पे, एक वुमेन मान लो जो ज्यादा रिलीजियस है, ठीक ना, क्योंकि हमारी सोसाइटी रिलीजियस है तो इसलिए वुमेन भी रिलीजियस होगी। तो वुमेन जो ज्यादा रिलीजियस है तो रिलीजियस फिलोसफी को लेकर ज्यादा कंजर्वेटिव हो गया। लाइक एग्जांपल वो अच्छे कामों के एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जांपल कॉमन ले लिया जाए ना कि आपने कितने घर में देखा है कि मेल को गाय को रोटी खिलाते हुए, ठीक है, ज्यादातर केस में क्या हो, फीमेल गाय को रोटी खिला रही है या फिर जो भी चीज हुआ, एग्जाम्पल दान धर्म जो भी चीज हुआ। तो फीमेल जो है, गांधी जी का ये जो थॉट्स था कि वुमेन जो है वो सोशल चेंज का इंस्ट्रूमेंट है, वो दो थ्योरीज पे बेस्ड था। पहला तो क्या कि फीमेल जो होती है वो ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं अपने थॉट्स को लेके, वो जल्दी अपना जो वैल्यूज होता है उसको इरोड नहीं करती, ठीक ना। दूसरा चीज क्या होता है, नॉन वायलेंट टेम्परामेंट ऑफ वुमेन, वुमेन का जो टेम्परामेंट होता है ज्यादा नॉन वायलेंट होता है एज कम्पेयर टू मेल। मेल जितना ज्यादा वायलेंट होता है बाय नेचर इन वर्ड्स, वर्ड्स के अंदर जितना ज्यादा वायलेंट होता है, वो वर्ड से हुआ, थॉट से हुआ, एक्शन से हुआ, वुमेन उनके कंपेयर में नॉन वायलेंट होती है, क्लियर है। तो हाँ ये क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर हुआ। तो उनका एजुकेशन दो चीजों बेस्ड था, वुमेन वेयर स्लो टू गिव अप देयर ट्रेडिशंस, ठीक, एंड कस्टम्स बिकॉज दे वेयर कंजर्वेटिव, बट फॉर द सेम रीजन दे कुड डिस्क्रिमिनेट बिटवीन गुड एंड बैड, बिकॉज अगर मान लो रिलीजियस है तो उनको गुड और बैड अगर एक बार दिमाग में चला गया तो वो कंजर्वेटिव, क्योंकि उनका एटीट्यूड होता है, इसलिए वो ज्यादा मतलब ये गुड बैड का डेफिनेशन को ज्यादा टाइम तक फॉलो करेगी और अपने ट्रेडिशन को, कस्टम्स को, अपने मतलब एक टाइप से नॉलेज को या फिर अपने लर्निंग को जल्दी वो इरोड नहीं करती है, ठीक ना। लेकिन मैन उससे कंपेयर में जल्दी कर देता है, वो इतना मोह माया में बह जाना, ठीक है। तो गांधी बिलीव दैट वुमेन वेर सुपीरियर ऑफ मैन, गांधी बिलीव्ड दैट वुमेन वेर सुपीरियर और टू मैन इन देयर मोरल एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो फीमेल जो होती है वो ज्यादा मोरल और स्पिरिचुअल होती है कंपेयर टू मेल। दे हैड ग्रेटर पावर ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस एंड सफरिंग, तो फीमेल जो होती है उनके पास ज्यादा पावर होता है फॉर सेल्फ सेक्रीफाइस का और सफरिंग का, ठीक। घर में एग्जाम्पल मदर को दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो वुमेन हैड अ की रोल टू प्ले इन फैमिली इन गांधीयन ओपिनियन, ठीक है, मतलब फीमेल का जो फैमिली के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फ्यूचर जनरेशन को एक तरह से तैयार कर रही होती है।
So the family was the fundamental unit of society where future citizens were raised. Hence, the mother could mold the values and traits of her children in a direction that could lead to social progress. Clear है? तो कहीं ना कहीं आज के टाइम में जब हम सोशल प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गांधी का ये फिलॉसफी जो है वुमेन एम्पावरमेंट को लेके ये भी कहीं ना कहीं हमारे आज के टाइम को क्या है कि जो चाहे वुमेन एम्पावरमेंट का इश्यूज हो, वुमेन रिलेटेड इश्यूज हो, ठीक ना, उसको भी डील कर सकता है, प्लस जो सोसाइटी के अंदर जो सोशल इविल्स हो रहे हैं, एंटी सोशल मतलब एक्टिविटीज हो रहे हैं, उसको भी डील कर सकता है। ठीक है, ये सॉल्यूशन गांधी जी ने दिखाया था जो कि आज के टाइम में भी रेलिवेंट है इसका। द अल्टीमेट एम वाज टू टीच चिल्ड्रन टू बी सेल्फ रिलायंस and not to keep them dependent on the family resources. He was definitely against gender bias in the training of children. ठीक ना, वो जो मतलब बच्चों का जो एक तरह से जो बचपन से होता है कि खाना बनाने का काम फीमेल का हुआ, ठीक ना, एग्जांपल बाहर खेलने का काम क्या हुआ कि लड़कों का हुआ, घर में खेलने का काम लड़कियों का हुआ, तो इस टाइम जो जेंडर बायस जो ट्रेनिंग होता था ना उसके अगेंस्ट में थे वो। ही वाज डेफिनेटली अगेंस्ट जेंडर बायस इन द ट्रेनिंग ऑफ चिल्ड्रन। हाउसहोल्ड वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन बॉय एंड गर्ल्स एज द होम बिलोंग टू बोथ। तो उनका सिंपल सा कहना क्या कि घर का जो काम है वो लड़के और लड़की के बीच में इक्वली डिवाइड होना चाहिए, बिकॉज घर दोनों का है। क्लियर है? हेलो। तो ही वाज मोर फेमिनिस्ट देन मॉडर्न एज फेमिनिस्ट लीडर जो भी है। तो ऑल्सो बोथ बॉयज एंड गर्ल्स ought to have vocational training, दोनों को वोकेशनल ट्रेनिंग मिलना चाहिए जिससे कि इन फ्यूचर वो लोग अपना लाइवलीहुड अर्न कर सके in some occupations so as to assure them a future livelihood when the need arose। ठीक, दोनों को। गांधी visualized an important political role for women। सिर्फ घर तक ही रोल उन्होंने सीमित नहीं रखा कि घर के अंदर ही, घर के बाहर भी जो पॉलिटिकल रोल उनका क्या क्या हो सकता है। इन पावर स्ट्रक्चर इन सोसाइटी एंड द फाउंडेशन ऑफ द इक्विटोरियल एंड नॉन वायलेंट सोशल ऑर्डर में इंपॉर्टेंट रोल होता है। वुमेन had been suppressed for centuries and it was not time for them to rise in rebel and prove their values। उनका सिंपल सा कहना है कि ऑलरेडी बहुत सेंचुरी तक वुमेन ने अपना सप्रेस्ड हुआ उनका राइट्स, उनका वैल्यूज, अब टाइम आ चुका है कि उनको अपना रिबेल करके अपने हक को, अपने वैल्यूज को प्रूव करना है। विद द बैकिंग ऑफ एजुकेशन एंड द यूज ऑफ देयर पॉलिटिकल राइट्स, ठीक, एजुकेशन अपने पॉलिटिकल राइट्स का यूज करके दे कुड अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन द नेशन, ठीक, and initiate appropriate changes at all level to promote the values of social and economical equality। ठीक है, तो मतलब मॉडर्न मतलब क्या है कि एजुकेशन लेकर और पॉलिटिकल राइट्स का यूज करके, ठीक ना, वो डिसीजन मेकिंग मतलब में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है और इसके द्वारा वो लोग सोसाइटी के अंदर और इकोनॉमी के अंदर चेंजेस ला सकती है और इक्वालिटी को इंश्योर कर सकती है। From the very beginning of his public career in India, Gandhi made strong appeal to women to join national struggle in large number. This response was encouraging। ठीक है, क्योंकि देखो वुमेन्स का नेचर होता है नॉन वायलेंस, इसलिए वो क्या होता है कि नॉन वायलेंस के ऊपर ज्यादा मतलब एक टाइप से अट्रैक्ट हुई थी। इन द नॉन कोऑपरेशन कैंपेन women's contribution to the सत्याग्रह fund in terms of personal jewelry was phenomenal। उन्होंने अपना ज्वेलरी वगैरह सब डोनेट किया था। They also played a notable part in the propagation of खादी, खादी प्रमोट करने में उन्होंने काम किया था। ठीक है, अब देखो खादी से फायदा क्या हो रहा है, इकोनॉमी इंप्रूव हो रहा है, सोशल ऑर्डर इंप्रूव हो रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट भी इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, they also played a notable part in the propagating of khadi in violating of government order कोई मतलब एक तरह का जो काम मिल के वहां पे इक्वली उनके साथ करके वो सब काम करने से कि देखो, क्योंकि सिंपल सा बात है कि जब आप सोसाइटी के अंदर, गांधी ने ये नहीं बोला कि भैया, गांधी ने ये अपील नहीं किया लोगों से कि भैया वुमेन्स को आप इक्वली ट्रीट करो, इक्वलिटी होना चाहिए, ये सब नहीं बोला गांधी ने क्या बोला कि बहनों इधर आओ, ठीक, ये काम है फ्रीडम स्ट्रगल का, आप ये काम करो। ठीक, क्लियर, सिंपल सा बात है। अब जब सोसाइटी, तो क्या होगा जब वुमेन्स खुद मतलब मेल के साथ मिलकर वही काम करेगी जो मेल कर रहा है, तो सिंपल सा बात है उनके नजर में इक्वलिटी अपने आप आया कि भैया उनका जो कहीं ना कहीं जो एक मेल ईगो होता है ना कि लाइक एग्जांपल ये काम लड़कों का भी मेन का ही है, तो जो मेल ईगो कहीं ना कहीं वो टूटेगा जब उनको ये लगेगा कि नहीं ये काम फीमेल भी कर सकती है। ठीक है, और अपने आप उस सिचुएशन में क्या होगा, जब खुद देखेगा वो काम फीमेल भी कर सकती है, तो कहीं ना कहीं इक्वलिटी उनके दिमाग में अपने आप आएगा, वो मेल ईगो टूटेगा। तब पैट्रियार्कल सोसाइटी या फिर जो पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर माइंड के अंदर है वो ब्रेक डाउन होगा जब वो खुद देखेगा कि ये मेरे से कंधा मिला मिला के मेरे साथ जो काम मैं कर रहा हूँ काम ये भी कर पा रही है। तब क्लियर बात है। तो उन्होंने एक टाइप से प्रीच नहीं किया था इक्वलिटी, उन्होंने क्या किया कि भैया ये लो, आप खुद को इन्फीरियर मत समझो, आओ ये काम करो, फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट करो, क्योंकि आप जब पार्ट करोगे तो खुद सब लोग देखेगा, तो खुद आओ सोसाइटी के अंदर आपका जो वैल्यूज है वो अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, आपका वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर भी सेम चीज हुआ था क्या
तो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जो वुमेन एम्पावरमेंट आया था कैसे आया था, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वहां पे जो वुमेन एम्पावरमेंट चिल्ला रहा था लोग हमको कि वी वांट राइट्स, वी वांट राइट, ऐसा नहीं हुआ था वहां पे। वहां मेनली क्या हुआ था, जब वर्ल्ड वार हुआ ना, तब देखो सिंपली जब वर्ल्ड वार हुआ तो सिचुएशन ये हुआ कि जितना भी मेल था, पहले क्या था, फैक्ट्री में कौन काम कर रहा है, मेल, ठीक है। अब जब वॉर हो गया तो क्या हुआ कि अब आपको एक्स्ट्रा सोल्जर्स चाहिए, तो कहाँ सोल्जर्स आएंगे, जो फैक्ट्री के अंदर जो लड़का मतलब जो मेंस काम कर रहा है, मेल काम कर रहा है, उसको आपने क्या किया, आर्मी में भर्ती किया और सोल्जर बना के भेज दिया लड़ने के लिए, ठीक है। तो फैक्ट्री में काम करने के लिए आपको एम्प्लॉय चाहिए, तो एम्प्लॉय कहाँ से आएगा, वुमेन। तो मतलब एक टाइम में जो काम मेल कर रहा था, ठीक है, अब वो काम कौन कर रहा है, फीमेल, ठीक है। सेकेंड चीज, अब वॉर में जब जा रहा है वो इंसान, तो नेचुरल सा बात है वहां पे डेथ भी होगा मेंस का। तो सिंपल सा बात है, जब डेथ हो रहा है तो बहुत सारा मेल्स का डेथ हो गया, तो सिंपल सा बात है सोसाइटी के अंदर जो फीमेल का जो रेशियो था ना, बहुत ज्यादा मतलब इंक्रीज कर गया था, ठीक है। तो अब क्या कि सोसाइटी के अंदर फीमेल इंक्रीज कर गया, प्लस काम जो काम एक टाइम मेल कर रहा था वो काम सेम टू सेम फीमेल अब कर रहा है। तो नेचुरल सा बात है कि सोसाइटी के अंदर अपने आप इक्वलिटी आएगा जब वो दिखेगा कि सेम काम दोनों कर रहा है, फिर वुमेन भी वही काम कर रही है तब। तो इसका मतलब क्या है कि इफ यू आर मतलब सिंपल सा बात है, सिर्फ डिमांड्स या फिर मांगने से नहीं मिलता है आपको, एक टाइप से जब आप दिखाओगे कि हाँ कि मतलब जो काम आप कर सकते हो हम भी वही कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है कि डिस्क्रिमिनेट, ठीक है, जो आप कर रहे हो मैं भी कर रहा हूँ, तो डिस्क्रिमिनेट क्यों क्यों क्यों। तो पहले एक टाइप से आप उस स्टेज तक पहुंचो, तो वही बात है, ठीक है। इसलिए गांधी ने खाली प्रीच नहीं किया, गांधी ने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया कि भैया आइए, ये प्लेटफॉर्म आपका है जहां पर आप रह के इक्वलिटी अर्न कर सकती है, आपको मांगना नहीं पड़ेगा इक्वलिटी, आप खुद अर्न कर सकती है। दोनों में डिफरेंस है, इक्वलिटी मांगने से नहीं मिलता है, इक्वलिटी अर्न करना पड़ता है, ठीक है। तो गांधी जी ने उनको एक टाइप से इक्वलिटी अर्न करने का मौका दिया, जो कि उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट लेके अपना रोल प्ले करके इक्वलिटी अर्न किया। क्लियर है। In his plan for promoting communal harmony, eradicating untouchability, and popularizing of his revolutionary scheme of basic education, Gandhi held that women could play a central role. तो चाहे गांधी जी का कॉम्युनल हार्मनी का आइडिया हो, ठीक है, चाहे वो अनटचेबिलिटी हटाने का आइडिया हो, ठीक है, चाहे वो अपना एजुकेशन को प्रमोट करने का आइडिया हो, ठीक। तो गांधी जी के हर आइडिया के बीच में क्या था, जो वुमेन्स का जो रोल था बहुत ही सेंट्रल रोल था वुमेन्स का, ठीक है। गांधी हेल्ड दैट वुमेन कुड प्ले अ सेंट्रल रोल as they had creative power and a tremendous capacity for self-sacrifice. Clear? To deal with issues specifically affecting women. ठीक है, ऐसा सिचुएशन जैसे एग्जांपल ऐसा ऐसा इशू जो कि जैसे वुमेन्स ज्यादा मतलब एक टाइप से वो होती एग्जांपल कि मान लो चाइल्ड मैरिज हो गया, डॉरी हो गया, ठीक है। तो टू डील विद इश्यूज स्पेसिफिकली अफेक्टिंग वुमेन सच ए चाइल्ड मैरिज, डॉरी, सती, पुराद एंड प्रोस्टिट्यूशन, देयर वाज अ नीड टू चेंज डीप रूटेड वैल्यूज इन द सोसाइटी, ठीक है। तो इन सब चीजों को डील करने के लिए आपको सिर्फ लॉ से काम नहीं चलेगा, आपको एक डीप रूटेड आपका सोशल वैल्यूज के अंदर चेंज करना पड़ेगा। लॉ तो हमारे कंट्री में क्या है कि 1962 के अंदर ही बन गया था क्या कि डॉरी लेना या देना इलीगल है, दहेज देना या लेना इलीगल है, ठीक है। बट रियलिटी वी ऑल नो, क्योंकि वो सिर्फ लॉ था, तो सिर्फ लॉ बनाने से काम नहीं चलता है, उसका सोशल एक्सेप्टेशन भी जरूरी होता है, ठीक है। इसलिए सोशल चेंज लाने के लिए क्या था, लॉ को बनाना एक कोई पेनिसिया नहीं है, आपको अल्टीमेटली सोशल चेंज पे फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज वरना सिर्फ लॉ बुक में लिखा रह जाएगा। विक्टिम ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, विक्टिम्स ऑफ प्रोस्टिट्यूशन शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटीज फॉर रिहेबिलिटेशन, ठीक है। गांधी felt that they could play a most dynamic role in society. गांधी का सिंपल सा क्या था कि फीमेल जो है, वुमेन जो है, वो डायनेमिक रोल प्ले कर सकती है सोसाइटी के अंदर। दे कुड प्रोवाइड द लीडरशिप ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट्स एंड एक्शन, ठीक है, वो लीडरशिप भी प्रोवाइड करवा सकती है। क्लियर यहाँ तक, गांधी इज थिंकिंग ऑन, ठीक है। ठीक है, तो देख लिया हमने कि गांधी थिंकिंग ऑन वुमेन देख लिया हमने, तो और देख लेते हैं क्या इक्वलिटी के ऊपर क्या उनका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी के बारे में उनका क्या था। अनदर लेसन टॉट बाय लाइफ और टॉल्स्टॉय आश्रम, ठीक है, अब सत्याग्रह मूवमेंट, इक्वलिटी ऑफ जेंडर, ठीक। तो मेनली क्या था, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनका आश्रम में सबको इक्वल रोल प्ले करना पड़ता है, ठीक है। मान लो कि एग्जांपल लैट्रिन साफ करने का काम तो मेल को भी करना पड़ता था, फीमेल को भी करना पड़ता, सबको करना पड़ता है, ठीक है, जो वहां रहता है सबको करना पड़ता था। तो मतलब क्या, जो काम मेल कर रहा है वो काम फीमेल भी करे, जो काम फीमेल कर रहा है वो काम मेल भी कर रहा है, ठीक है। क्योंकि उनका सिंपल सा बात ये था कि हाँ घर दोनों का है, इसलिए दोनों को अपना काम इक्वल डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए क्या कि इनका थिंकिंग में क्या था, इक्वलिटी ऑफ जेंडर था, इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट था। तो दिस इक्वलिटी वाज लेटर रिफ्लेक्टेड इन द आश्रम लाइफ ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया, वेयर नो डिस्टिंक्शन वाज मेड इन द वर्क डन बाय मेन एंड वुमेन एंड इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन इट, ठीक। अगर मान लो कि मेल पार्टिसिपेट कर रहा है नॉन वायलेंस मूवमेंट में, तो फीमेल भी कर रही है, ठीक। अगर मेल जाके वहां लाठी खा रहा है तो फीमेल भी खा रही है, मेल जेल जा रहा है तो फीमेल भी जेल जा रही है, ठीक है। तो कंधा से कंधा मिला के उन्होंने हर फील्ड पे वो किया। तो इसी कारण क्या हुआ, इक्वलिटी ऑफ जेंडर को हमेशा महात्मा गांधी ने प्रमोट किया, हमेशा इक्वल वैल्यूज दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके माइंड के हिसाब से क्या था, फीमेल्स आर सुपीरियर देन मेल,
ठीक है, बिकॉज दे आर लेस करप्ट। ये हमारा डेटा भी शो करता है कि इतना एग्जाम्पल करप्शन केसेस हो गया या फिर जो भी क्रिमिनल्स ले लिया जाए उसमें ज्यादातर मेल्स होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स। तो ही वॉज, बोला तो वो मतलब आज के मॉडर्न टाइम्स मतलब उनका जो फिलोसफी है मतलब फेमिनिज्म के लिए मतलब एक टाइप से वो मतलब इवन आज के टाइम से भी जितना जो बोलते हो तो उनसे भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो रियल में वो मतलब कहीं ना कहीं empower कर रहा है वुमेन को। ठीक है, द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द सत्याग्रह इतना अफ्रीका में। गांधी वॉज डीपली इम्प्रेस्ड बाय द करेज डिस्प्लेड बाय द वुमेन। क्लियर है? It was through the exercise of his Matter Satyagraha involving self-sacrifices and self-suffering, Gandhi was able to modify the social outlook of Indians in South Africa। ठीक, तो मेरे लिए ये था। क्लियर है? तो आज मेरे लिए तक छोड़ देते हैं।